अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नाजरीन, यहाँ पर आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर करते चले कि नैब ने मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 8 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इसकी क्या मजीद डिटेल्स हैं आपके साथ अभी प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। मजीद स्टोरीज आपको बताते चले जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। नैब में तलबी की बातों पर मौलाना फजल रहमान भड़क उठे। पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत को बराह रास्त धमकियां देने लगे हैं, हमें ना आजमाया करो, हम बड़े महंगे पड़ते हैं। जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान में जलीलो ख्वार हो रहा है, ये नताइज पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। मौलाना फजल रहमान का सियासी और अस्करी क़यादत को दो टोक पैगाम। मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान ने भी कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर के घेराव का एक धमकी उन्होंने दी है। एक और स्टोरी जिसकी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में सड़कों पर निकलने का ऐलान किया है। ऐलान करते हुए बताया गया है कि 11 अक्टूबर को कोयटा में एक जलसा किया जाएगा। एमडी मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तैनाती के मामले पर साबिक वजीर आजम शाहिद हक़ान अब्बासी को नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया है। इसकी क्या मजीद डेवलपमेंट्स हैं और स्टोरी में क्या मजीद इंसाइट है आपके साथ शेयर करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें वजीर आजम इमरान खान गंदम इंपोर्ट मामले पर नाराज नजर आए हैं। क्या स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। नैब ने एक और लीगी रहनुमा को भी तलब किया है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आमिर साहब, आपके पास आज एक बिग है जिसमें आप ये बता रहे हैं कि नैब ने फिर से तलब किया है कैप्टन रिटायर्ड सफदर को, तो क्या मजीद इंसाइट है इसके हवाले से आपके पास? जी, ये बिल्कुल अभी इदारों का तनाव तो बढ़ ही रहा है और पॉलिटिक्स जो है ना उसमें गर्मा गर्मी ज़्यादा आती जा रही है। तो मरियम बीबी की उस तकरीर के बाद जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, तो बहुत ज़्यादा ये चहमगोइयाँ यहाँ थी कि आया इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट पीछे हटेगी या मुकाबला करेगी। तो ये चहमगोइयाँ भी हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब के पकड़े जाने के बाद नेक्स्ट किसको पकड़ा जाएगा, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि पकड़ दकड़ का सिलसिला काफ़ी अर्से से प्लान हो चुका हुआ था। तो अभी लेटेस्ट खबर ये है कि 8 अक्टूबर को पेशावर में उनको कैप्टन सफदर साहब को बुला लिया गया है। खबर दे रहे हैं जी, वो बिल्कुल उसमें, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है आपके सूबे से है, मानसेरा से है। तो वो पेशावर नहीं, वो सूबा मानसेरा नहीं है। नहीं शहर अगरचे वहाँ पे जो है ना हमारे हिंदको और हज़ारा के भाई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सूबा भी नहीं बना। बल केपी क्योंकि मानसेरा से रिलेटेड है, तो पेशावर नैब उसको डील कर रही है और उनको बुलाया गया है लिविंग बियॉन्ड मीन्स के केस में कि असासे आपकी जायदाद या वसाइल से ज़्यादा असासे जो हैं, ये केस है, उससे पूछा जाएगा। और उनके असासों की तफसील जो है ये हमारे पास मौजूद है, मगर ये हम इसको ज़रा डिटेल केस को लेटर करेंगे। सिर्फ बता रहे हैं फ़िलहाल कि उनको बुला लिया गया है। ये स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं कि उनके क्या उसकी तफसीलात हैं केस की, कितने उनके असासे हैं, कहाँ से लिए, वो लैंड वैंड उन्होंने जो लिया था। क्लास साहब हम बड़ा डिस्कस करते रहे हैं कि कितने पैसे में कितना लैंड लिया था और उनका जो खानदान का वजीफ़ा कितना था, वो काफ़ी तफसीलात हैं, वो प्रोग्राम के लेटर हिस्से में करेंगे। मगर अगर ओवरऑल ज़रा उसकी तरफ पहले आ जाते हैं। इससे पहले आप जाएँ कैप्टन सफदर पे, मेरा ख्याल ये है ये दूसरा केस है। ऑलरेडी एक पहले केस एक ये कैप्टन सफदर पे पड़ा हुआ है। वो केस ये था कि इनको मियां नवाज शरीफ साहब ने, ज़रा कौम को बता देना जो उस वक्त कैसे बंदर बांट होती थी, कि इन मियां नवाज शरीफ साहब का इनका ये था ना कि हम फंड्स नहीं देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोका हुआ था। हमारे प्रोफेसर साहब एहसन इकबाल साहब उस वक्त PND वगैरह को हेड कर रहे थे इस प्लानिंग डिवीजन के। इन्होंने कहा जी वाया भटिंडा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कदम लगा थी कि पैसा आपने बल्दियाती इदारों को देना, MNAs को नहीं देना। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब की एक जजमेंट आई थी इस पे, सारा उनका भी था और दीगर का भी था। इन्होंने वाया भटिंडा निकाला एहसन इकबाल साहब ने और कंपनी ने कि MNAs को पैसा तो देना है। अब इमरान खान साहब भी दे रहे हैं आजकल 25-25 करोड़, तो 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ पे जो उस वक्त कहते थे हम नहीं देंगे, सब देते हैं। इन्होंने क्या किया, 20 अरब रुपए का फंड बनाया एक, ये नवाज शरीफ साहब ने,
और फंड के ऊपर रखवाली के लिए उन्होंने बिठा दिया कैप्टन सफदर साहब को कि कैप्टन सफदर अपने दामाद को, जो आज हमें जमहूरियत के सबक सिखाते हैं ना कि जमहूरियत कैसे होती है, जरा जमहूरियत देखते थे कैसे चल रही थी। 20 अरब रुपए के फंड का उन्होंने बना दिया कैप्टन सफदर साहब को उसका इंचार्ज। जितने MNAs थे उनको कहा गया था जिसने भी जो यहाँ पे दाल दलिया कोई खैर खैरायत लेनी है, देख में से हिस्सा लेना है, वो कैप्टन साहब के दरबार में जाए और वहाँ पे लाइन में खड़ा होकर जिसको ये चाहें जितना देंगे ये पैसे देंगे। उस पे इन्होंने अपने ही हल्के के लिए जो इल्ज़ामात लगे तो उस पे बहुत सारे पैसे जो हैं इन्होंने खुद भी लगाए थे वहाँ पे अपने इलाके में, उस पे भी इतराज़ात थे। सो प्लस इनसे सारी सबूतों के लिए वो भी मांगा गया था। और लास्टली ये कैप्टन सफदर साहब इतने लाडले हैं कि जनाब के हमारे इलाके के वहाँ पे ये रफ़ीक रजवाना साहब हैं, वो सेनेटर थे जो बाद में गवर्नर बने, उनको मुल्तान का फंड मिला 2-2.5 करोड़ रुपए, उन्होंने कैप्टन सफदर साहब के हल्के को दिया। यहाँ पे आपके इधर थे MNAs थे, यहाँ पे इस भावलपुर के 1-2 MNA खवातीन थी, उनके फंड भी कैप्टन सफदर के हल्के में दिए गए थे। प्लस यहाँ पे पिंडी पे एक सेनेटर बड़े काबिल एहतराम हैं, उनके फंड भी थे, वो भी वहीं पे भेजे गए थे। 4-5 लोग थे कि कैप्टन सफदर को सारे फंड जो थे वो इनके हल्के में भेजे गए थे, अपने अपने इलाके में उनको नहीं दिए गए थे। इस पे भी इन पे इंक्वायरीज हो रही थी जस्ट। लेकिन अब आप एक नई स्टोरी दे रहे हैं कि नैब ने अब उनको फॉर्मली इन गिवन सिचुएशन तलब कर ले एक नए केस में कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया है। सॉरी फॉर इंटरप्शन बट आई सेड नहीं, ये बहुत थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी बता दिया कि ये मुख्तलिफ केस है और हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके खिलाफ फौरन जो है रेफरेंस हो रहा। फिलहाल उनको 8 तारीख को तलब किया गया है जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि आपके वसाइल क्या हैं और आपकी आमदनी कितनी है और असासे कितने हैं। तो फिर वो देखेगी नैब की उनको इंक्वायरी बनानी है कि बाद में रेफरेंस बनेगा या फिलहाल क्लोज करनी है, बुलाया जाना है। अगर ज़्यादा उनके जवाब ठीक ना हुए तो फिर देखेंगे कि उनका क्या गिरफ्तार होंगे, बाद में रेफरेंस होगा, पता नहीं क्या होगा। मगर क्योंकि चमगइयाँ ये हो रही थी कि मरियम की इसके बाद, क्योंकि लीडिंग फिगर इस वक्त APC में पीपल्स पार्टी के बड़ा सबड्यूड सा वो आ रहा है, तो इसको कौन लीड करेगा। और फर्ज करें अगर मरियम बीबी इसको बहुत ज़्यादा यहाँ लीड करें, अगर वो गिरफ्तार हो जाएं तो फिर कौन करेगा। ये लीड कर रही है या नहीं, लेकिन आज जो पहला इजलास हुआ है उसमें वो नज़र नहीं आई। उस पर खैर अभी पता नहीं क्या उसकी वजूहत हैं, मगर फ़िलहाल उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि बिल्कुल गवर्नमेंट या कम से कम नैब जो है ना वो पीछे इस हद तक नहीं हो रही। इसके साथ ही उन्होंने नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी जो बुला लिया हुआ है। पहले उनके ऊपर एक केस जो है वो इकरामुल हक साहब की, इमरानुल हक साहब की PSO के जो पुराने MD थे उनकी अपॉइंटमेंट का एक केस चल रहा था जिसके अंदर फेडरल सेक्रेटरी अरशद मिर्ज़ा भी शामिल हैं और वो एक चल रहा था। ये गालबन जो है मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के MD की अपॉइंटमेंट का केस है, तो ये भी यहाँ से तो वो आ रही है। हाँ, एक जगह से आप उसको कह लें बैकआउट किया है या क्लैरिफाइड डाउन किया है नैब ने कि ये जो खबरें चल रही थी कि मौलाना फजल रहमान को बुलाया गया है 1 अक्टूबर को नैब ने, उन्होंने कहा जनाब ये खबरें बिल्कुल गलत हैं, हमने बिल्कुल नहीं बुलाया, अभी जब बुलाना होगा तब बुलाएंगे। मगर यस, जो हमने खबर दी थी कि वो इंक्वायरी उनकी असासों की है वो बिल्कुल वो तो कंफर्म हो गई खबर, वो तो कंफर्म हो गई है। मगर अभी फ़िलहाल उनकी इंक्वायरी जारी है, अभी बुलाया नहीं है। तो ये खबर कि वो कितने जत्थों में जाएंगे वो ये क्वेश्चन अभी नहीं आता क्योंकि अभी बुलाया नहीं गया। साथ में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट से एक दिन की मेरा ख्याल बारी बारी की जाएगी। सबसे ज़्यादा तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो है कल जो है उन्होंने अपनी पार्टी को एड्रेस करना है और ये ख्याल किया जाता है कि मेरा ख्याल है उनका वही सख्त रवैया रहेगा जो कि मरियम बीबी का भी था और उनका भी था। वो इसलिए ये इसके बाद के शायद जो है वो उनका ये लेटर है जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अहसन इकबाल साहब ने जो किया है, जिसमें वही उन्होंने अदा किया है जो कि मरियम बीबी ने अपनी बाद में कहा था कि आइंदा पार्टी का कोई बंदा भी जो है किसी एजेंसी को, किसी फौजी हकाम को जो है कोई मुलाकात नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल आपके पास नवाज शरीफ साहब का वो कल का जो बयान है लंदन का वो दें ताकि बारी बारी इन चीज़ों को डील करें। लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब का जो वीडियो लिंक पर एक जो बयान सामने है जरा वो प्ले कर दीजिएगा। सब कल भी कह रहे थे कि मरियम ने जो सवालात उठाए हैं ये बहुत जायज़ है, आज नवाज शरीफ साहब भी उसी हवाले से वही बात कर रहे हैं। बहरहाल अभी उस पर आना है बड़ा सीरियस, जो आगे ये मौलाना साहब ने जो थ्रेट्स किए हैं सबको किए हैं उन्होंने,
मतलब आर्मी को भी किए हैं, इवन अगर देखा एज ए कंट्री के तौर पर भी किए हैं उन्होंने, एंकर्स को भी किया है, मीडियाज़ को भी किया। वही मीडिया जो इनके प्रोग्राम लाइव दिखाता रहा, तकरीरें दिखाता रहा। यही हमने देखा तालिबान के दौर में भी हुआ था कि जिनको खड़ा किया था ये उसी वक्त मीडिया ये सब कुछ दिखाता था। आज उन्होंने कहा जी आप हम पे बात करके दिखाएं, वो तो उस पर आते हैं कि हम करके दिखाएं ज़रा। इट्स अ वेरी मतलब एक्सप्लोसिव ये सिचुएशन। मियाँ नवाज शरीफ साहब और वो जो हैं इनकी अपनी कश्तियाँ इन्होंने जला ली हैं, क्योंकि उनके हाथ में 2-3 ट्रम्प कार्ड आ चुके हैं। एक जनरल सलीम आसिम बाजवा साहब वाले एक है जो वीक विकेट पे एस्टेब्लिशमेंट भी है, इमरान खान साहब की हुकूमत भी है, दबाव बढ़ता जाएगा, बात होती जाएगी, ये बात ख़त्म होने वाली नहीं है। मुझे तो मेरी असेसमेंट ये कह रही है ये नहीं, ये जो बाजवा साहब वाला इशू है ये आगे चलेगा, इरिटेंट बढ़ेगा। और नवाज शरीफ साहब को पता है कि अगर हमें कुछ नहीं दिया, आप नहीं दे रहे तो फिर हम इसको एजिटेट करेंगे और बार बार यही बात करेंगे। मरियम साहबा ने वही बात की, नवाज शरीफ साहब भी वही बात कह रहे हैं। दूसरा ट्रम्प कार्ड जो उनके हाथ चढ़ गया है वो है मौलाना फजल रहमान। इनके पास किसी के पास स्ट्रीट पावर नहीं। हमने देख ली थी लाहौर में कितनी स्ट्रीट पावर थी, जहाँ पे इन्होंने 40 साल रूल किया था। पता ये चला जब नवाज शरीफ साहब आए और मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपना लेके जा रहे थे जुलूस, तो 2-4-3 हज़ार बंदे भी इकट्ठे नहीं होते, एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे। उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। अच्छा, जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की हमने स्ट्रीट पावर देखी थी। जब आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब ये गिरफ्तार हुए थे, साथ में फरियाल तालपुर होया, लड़काना में भी 10 बंदे नहीं निकले थे, उनकी स्ट्रीट पावर भी हो गई। अब आपके पास स्ट्रीट पावर बात जाती है 2-3 लोगों की, जो अभी आपने जलसे की बात की। हर दफा आप नोट करें जब भी कोई पहला जलसा करना होता है, इन्होंने APDM बना लें, तो उसके बाद एक RDM बना लें, तो एक इन्होंने महकूम कौमों की भी एक बनाई थी जब। और उस वक्त अचकज़ई साहब जो है ना, मज़े के बंदे हैं वैसे अचकज़ई साहब, उनकी बड़ी ये किसी वक्त प्रोफाइल लिखना चाहिए आमिर साहब और मुझ में से, हम किसी को वी आर क्वालिफाइड टू राइट ऑन हिम। उन्होंने उस वक्त, मुझे याद है लंदन में थे 2008 में, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इनके साथ क्या धोखा किया था। 2 लोगों के साथ धोखा हुआ था, एक इमरान खान साहब के साथ हुआ था, दूसरा महमूद खान अचकज़ई के साथ हुआ था। इन्होंने APDM बनवाई थी, मेरा ख्याल ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था महकूम कौमों का। APDM बनाई थी 2008 में। वो क्या था, इसमें APDM में नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब तो नहीं थे, ये थे सारे, वो नवाज शरीफ साहब, अचकज़ई साहब, इमरान खान, उस वक्त इकट्ठे थे। ये खान साहब उस अलायंस का हिस्सा थे जिसमें नवाज शरीफ साहब थे। फैसला ये हुआ था कि हम जनरल मुशर्रफ के तहत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे 2008 के। इन्होंने क्या किया ना, अचकज़ई साहब ने पेपर सबमिट करवाए अपने कैंडिडेट्स के, ना इमरान खान साहब ने सबमिट कर, फैसला हो गया ना APDM का। पता ये चला जनाब, रातों रात शरीफ साहबान ने अपना फैसला बदला, इन्होंने अपने पेपर जमा करवा दिए। बेनज़ीर एक्चुअली पीपल्स पार्टी ने पहले डिसाइड किया था और बेनज़ीर साहबा ने फिर कन्विंस कर लिया नवाज शरीफ साहब को कि वो भी लड़े। बेनज़ीर ने नहीं किया था, आसिफ अली जरदारी साहब को ने किया था नवाज शरीफ साहब को। बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त पार्टी ने असैसिनेट हो चुकी थी, तो उन्होंने जरदारी साहब ने उनको कहा था कि अगर आप रास्ता खुला छोड़ दिया तो फिर तो मुशर्रफ की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उन्होंने इनको कैल किया। भाई जब आप ये कैल कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने वो वाला ही छोड़ दिया, अचकज़ई साहब वाला, इमरान खान साहब वाला, और वो आसिफ अली जरदारी के कैंप में आ गए, वहाँ पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा। सो उसके बाद अचकज़ई साहब की 1000 तकरीरें मैंने सुनी है कौमी असम्बली में कि वो पंजाब के बारे में क्या कहते थे, वो पंजाबियों के बारे में क्या कहते थे, वो ये नवाज शरीफ साहब के बारे में ऐसी बातें कहते थे कि आप मतलब करैक्टर जैसे होता है कि आप किस तरह के लोग हैं, धोखेबाज हैं, फलां। मैं उस पर नहीं कह सकता जी, फर्दर बातें, सारी चीज़ें वो कहते थे। उसके बाद उनकी दोबारा जब अब नवाज शरीफ साहब समझ गए कि इनको कुछ जब तक हम हिस्सा का ये बकदरे जुस्सा नहीं देंगे इनको इक़्तिदार में, तो ये तो बात नहीं बनेगी। सो जब 2013 के इलेक्शन में दोबारा वो जीते तो अचकज़ई साहब को बहुत बड़ा पोर्शन दिया गया पावर में, इनके भाई को गवर्नर बनाया गया, इनकी फैमिलीज़ के बहुत सारे जो ये लोग थे उनको उन्होंने MPs वगैरह उन्होंने उनको अकोमोडेट किया। अचकज़ई साहब सब कुछ भूल गए 2008 वाला बिट्रेयल। वो वहाँ रेमंड और मर्री में बैठ के उन्होंने उन्हीं ही पंजाबियों के साथ मिलकर, जिन पंजाबियों को गाली देते थे कि तुम लोग जो है ना बड़े गलत लोग हो, वादे पूरे नहीं करते, तुम धोखे देते हो, उन्हीं के साथ बैठ के उन्हीं से इन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर भी बनवाया। इन्होंने बाद में पावर शेयरिंग भी की, उन्हीं से गवर्नर भी लगवाया। तो लास्टली ये पहला जलसा वहाँ पे क्यों हो रहा है, वहाँ पे बहुत बड़ी पख्तून आबादी है, इससे हट के क्वेटा में भी है, और अखवान आबादी है। अखवान हमेशा देखेंगे पहला जलसा जब भी होता है ये बहुत बड़ा क्वेटा में होगा, क्योंकि अखवान नेशनल जिनका आपको रोला पड़ा था, आपको याद होगा नादरा का आया था, स्कैंडल आया था कि नादरा को इन्होंने गन पॉइंट पे कहा था कि अखवानी जितनी भी आ रहे हैं इनको आप वो शनाख्ती कार्ड दें। सो बड़ी तादाद में वहाँ अखवानी नेशनल भी हैं जो सेटल कराए गए हैं, जिस पे इल्ज़ाम ये भी लगता है कि वहाँ से पंजाबियों को, वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग को, सराइकियों को मार के निकाला गया क्वेटा से। उनकी जगह पे उन्होंने फिर जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी उसमें
उसमें खरीदी गई कोड़ियों के दाम वो मोस्टली अफगान नेशनल थे, जिनको यहाँ पासपोर्ट भी दिए गए, जिनको इन्होंने यहाँ पे वो भी दिए, शनाख्ती कार्ड भी दिए, और अचकजई साहब की पार्टी उन्हीं के लिए खड़ी होती है। वो तो नहीं मानते इसको, सरहद को अचकजई साहब नहीं मानते, वो तो ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं कि वहाँ पे अफगानिस्तान वाले जो हमारे, वो तो इनको तमाम को एक समझते हैं। सो जो बड़ा जलसा किया जाता है मोस्टली इसी वजह से किया जाता है कि दे हैव क्वेटा, लाहौर में भी नहीं कर सकते, ये बाकी किसी और जगह पे भी नहीं कर सकेंगे। मैं अगर आप इजाजत दें, इसके ऊपर वक्फा तो नहीं लेना आपने? नहीं, जी, जी। वो बात ये है कि जो ये अदारों का जो टकराव हुआ है ना, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक चीज़ें बढ़ गई हैं, और नवाज शरीफ साहब और तमाम अपोजिशन जो है, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान, बहुत सख्त अल्फाज के साथ अदारों के ऊपर अटैक करके नाम लेके जो है वर्दियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। DGSP पे किया गया, आसिम बाजवा तो हैं ही हैं, उसमें शायद अब ये सोचा जा रहा है कि शायद ओवर स्ट्रेच कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने, ओवर रीच कर ली, के दरमियान में ये जो एहतसाब का प्रोसेस था उसमें काफ़ी सारे जो मॉडरेटर लोग थे, हमारे जैसे लोग भी कह रहे थे कि पैनामा का फ़ैसला बिल्कुल होना चाहिए, मगर फिर वो राना सनाउल्लाह जैसे पर्चे ड्रग्स के जाली होने शुरू हो गए, फिर आपने पिक एंड चूज़ करना शुरू कर दिया कि जी इसको बचा लो, इसको छुड़ा लो, वो सारा प्रोसेस भी डाउटफुल कर दिया। फिर लोगों को उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया कि ना सिर्फ कि ये जो फ्लॉन्ट, ये पावर जो है ना फ्लॉन्ट करनी शुरू कर दी, और ये तरमीम आ गई जी, हाइब्रिड सिस्टम आ गया और फलाना सिस्टम आ गया। सिस्टम पाकिस्तान में वही है जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, कोई उसके अलावा या तो आइन तब्दील कर लें, या जब तक आइन है तो ये आइन के अंदर जो सिस्टम है वही वाला रहना है। मगर बहरहाल मेरा ख्याल है गलतियाँ हुई, उसकी वजह से मौका मिल गया है कि ये इनको ये स्ट्रेंथ मिल गई है, स्ट्रेंथ मिल गई है। और ये जो कोयटा में जो किया जा रहा है जलसा, बड़ा सोच समझ के किया जा रहा है, 2-3 वजूहात से। एक तो ये कि कोयटा, ये CPEC ने सारे अब ज़्यादा ग्वादर से गुजर के मेन जो हिस्सा है बलोचिस्तान से गुजरना है, इसलिए वो इंटरनेशनली भी सेंसिटिव है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है मौलाना की भी स्ट्रेंथ जो है वो सारी बलोचिस्तान में है, वो सारी सीटें जो ज़्यादातर लेके आते हैं वो बलोचिस्तान से लेके आते हैं, साथ में उनके साथ महमूद खान अचकजई और ये भी लोग आ जाते हैं। फिर वहाँ पे बलोच इंसर्जेंसी जो की एक सिचुएशन है, और वो नेशनलिस्ट जो बलोच हैं वो भी वहाँ पे सारा मामला आ जाते हैं कि हमारा बलोच प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करता है, पख्तून प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करता है, CPEC भी किया जाता है। और वहाँ पे खड़े होकर जब इदारों के ख़िलाफ़ बातें की जाएंगी तो वो एक बहुत बड़ा जो है एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन बन जाती है, जिससे कि बड़े लोगों को फिर सोचना पड़ता है कि जनाब क्या इसका इलाज क्या है, क्या पीछे हटना है, लड़ाई करनी है। तो मेरा आपने वक्फा ले नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी, मुकम्मल करने देना। जी। मेरा मैं जब यूं करती है तो मैं डर जाता हूँ कि ज़्यादा वक्फा लेने जा रही हैं। उसमें मेरा ख्याल है ऐसे माहौल में शायद मौलाना फजलुर रहमान की शायद इतनी ताकत ना होती, मगर जब इस सिचुएशन में वो क्लास साहब जो कह रहे हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ ही आना शुरू हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कोयटा में। और अब मेरा ख्याल है वो आप के पास क्लिप्स पड़े हुए हैं, पहले उनके 1-2 सुना दें कि वो क्या कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, वो अगर आप दिखा सके। मौलाना साहब ने जो जलसे से खिताब करते थे, वो प्ले कीजिएगा सर। मौलाना साहब की सीधी सीधी वार्निंग है। अब इसमें पाकिस्तानी मीडिया की पहले वहाँ से शुरू करते हैं कि मीडिया का क्या कसूर है इन्हीं मौलाना साहब के। अब होता ये है कि बाद में सारी गाली जो पड़ती है ना वो मीडिया पे आ जाती है, एंकर बुरे हो जाते हैं, मीडिया बुरा हो जाता है, मीडिया मालकान बुरे हो जाते हैं। इजी टारगेट है ना, सॉफ्ट टारगेट है ना, थ्रेट करना आसान है उनको। इसी मीडिया ने मौलाना साहब के जलसे को वहाँ कोयटा से कवर करना शुरू किया। हम ही तो वो हो चुके हैं ना जमहूरियत, फ्री प्रेस, मादर पितर आज़ादी पे हम भी बिलीव रखते हैं ना। इनको किसी ने नहीं रोका कि आप लाइव ना दिखाएं। इमरान खान साहब के जलसे चले वो हमने लाइव दिखाया, यहाँ पे जो कुछ है सब 126 दिन तक इमरान खान साहब का जलसा चलता रहा। यहाँ पे कोई 1 रुपया लिया बगैर मालकान ने अपने नुकसान के दिखाया। इनके स्टेडियम के ऊपर में जाके, इनकी स्टेज के ऊपर मीडिया हजरात जाते रहे हैं और ये उस जमाने में कहते रहे हैं कि जनाब इस धरने ने सब कुछ ठीक कर देना, और ये धरना वो है सारा जो कि बाद में फिजल आउट कर गया। अच्छा, वो कहते थे कि उस वक्त इमरान खान साहब स्टेप्स ले जिनको 126 दिन यहाँ मीडिया ने दिखाया, जिंदा रखा, 20 कुर्सियां पड़ी होती थी फिर भी दिखाते थे, 20,000 का मजमा है। उस इमरान खान साहब ने मीडिया को उन्होंने क्रिपल करके रख दिया, उनके हजारों लोग जॉबलेस हुए, नौकरियां गई, शोज बंद हुए, आज भी नाराज हैं वो मीडिया से। अब मौलाना साहब नाराज हो गए कि जनाब आप ये क्यों काम कर, इसी मौलाना साहब के जलसे दिखाए, बल्कि उनको जिंदा रखा है ना मीडिया ने। आप तो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है ना मौलाना साहब, उनकी तकरीरें दिखाएं, उनके इश्यूज दिखाए, उनके जलसे दिखाए। उस वक्त ये कहते थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत मीडिया को दबा रही है और हम नहीं दबाने देंगे, इनकी तकरीरें हैं।
मैं कहूँगा अपने उनसे, सलमान ये राजपूत है हमारे जो, उनसे कहूँगा ज़रा कि इनके क्लिप तो निकालें जो उस वक्त मीडिया फ्रीडम के कहते थे। मीडिया जस्ट आपकी रिपोर्ट कर रहे हैं, आप तो डेमोक्रेटिक आदमी, आप तो खुद कहते हैं हम जमहूरी आदमी, आप पार्लियामेंट में बैठे हैं। केस नैब ने बनाया, हमने सिर्फ रिपोर्ट किया है। हमने बताया है कि जनाब ये केस आपके बारे में आ रहा है, और आने से पहले 10 दिन पहले बताया था, फिर बुलाया गया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हाँ इंक्वायरी चल रही है। सो शूटिंग द मैसेंजर, मतलब ये है कि मीडिया अगर इमरान खान साहब के 126 दिन जलसा दिखाए बहुत अच्छा है, वो फिर तारीफें भी होंगी, वाह वाह क्या बात है। और अगर अगेंस्ट कह रहे तो मीडिया अगर इनका वहाँ के क्वेटा से लेके यहाँ पे इस्लामाबाद तक 24 घंटे लाइव तकरीरें दिखाए और इनका रास्ते में दिखाए, मीडिया बड़ा अच्छा है। अगर मीडिया ये रिपोर्ट करेगा रऊफ, आमिर, मारिया एंड सो ऑन, मौलाना साहब, इनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी चल रही है और ये चीज़ें आ रही हैं, तो साथ ही थ्रेट आ जाती है। तो जनाब या तो फिर आप जमहूरियत खेल लें, या पार्लियामेंट में बिलीव रखें, पार्लियामेंटी सिस्टम में बिलीव रखें, पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क समझें जिसमें आपका भी रोल है, मजहबी जमातों का भी है, सियासी जमातों का भी है, मीडिया का भी है, सिविल सोसाइटी। नहीं बिलीव करते, अब आपने यकदम तालिबान उस पर चले गए। अब जरा नोट करें, यकदम उन्होंने तालिबान वाले ने ये टोन ले लिया, हालांकि खुद इन पे मेरा ख्याल है तालिबान पे अल्लाह ने इनको जिंदा रखा, बचाया, मजीद इनको महफूज रखे, लंबी उम्र दे। इन पे तालिबान के 3-4 अटैक्स हुए हैं, अगर आपको याद हो मौलाना साहब पे। आज उन्होंने इतनी बड़ी थ्रेट कर दी तालिबान वाली सीधी, मतलब ये कि वी विल अनलीश तालिबान ऑन मीडिया पे भी अनलीश कर सकते हैं, हम पाकिस्तानी अवाम पे भी हो सकते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट में भी हो सकते हैं। ये पूरे मुल्क को उन्होंने सीधी सबको टैग कर दिया है। और मैं उनके हामी, वो जितने भी यहाँ पे कालम निगार हमारे दोस्त थे, हमारे एंकर्स थे जो इनके जलसों में जाते थे, जो इनको एडवाइसेस करते थे, सपोर्ट करते, मैं उनसे हम्बली पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप उनके साथ बैठे हुए हैं, लिहाजा आप लोग सेफ हैं, मीडिया सेफ है, एंकर वो सेफ हैं। जो उनकी खबरें रिपोर्ट करेंगे, बात करेंगे, वो अनसेफ नहीं है। उनके लिए तालिबान के उन्होंने थ्रेट की है। ये चीज़ें मेरा ख्याल तालिबान ने भी 10-15 साल करके देखे, 70-80 हज़ार बंदा पाकिस्तानियों का उन्होंने मारा, इस मुल्क को तबाह किया। अब उन्होंने जाके इक्वेट किसके साथ किया है कि जो अमेरिकन फौजों का हाल वो किसने किया, तालिबान ने किया। मतलब आप डायरेक्ट ये रिस्पॉन्स दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो वहां पे होता रहा है तालिबान जो कुछ करते रहे, अब हम आपके मुल्क में भी हो सकते हैं सारी चीजें। दीज आर वेरी डेडली एंड डेंजरस स्टेटमेंट। मैं समझता हूं ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक का टाइम है, उसके बाद मैं कहूंगा कि इस जुमले पे सिर्फ एब्जॉर्ब करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा कि ये उन्होंने ये जो जुमला कहा है कि जो अमेरिका का हाल अफगानिस्तान में हमने किया, वही हाल हम यहाँ पे पाकिस्तान में आपका करेंगे, मेरे लिए एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये ब्रेक से बाद आए तो बात करते हैं। इसी के ऊपर कमेंट लेंगे आमिर साहब का भी, क्लास साहब का भी, नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, मौलाना साहब ने अफगानिस्तान में जो अमेरिकी फ़ौज के अंजाम को पाकिस्तान के साथ जोड़ा, ये किस पे राह में जोड़ा? नहीं, मैं खुद इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा बागियाना ही कहा जा सकता है, और तो कुछ नहीं कि जी हमने जो है, उन्होंने एकदम दरमियान में इस तरह कहा कि तालिबान ने इन पे जब हमले शुरू किए थे और टीटीपी इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रही है, तो अब ये कहना कि जो अमेरिका का वहाँ पे हाल किया है तो पाकिस्तान में भी वही हाल करेंगे, इसको सियाको सबा के इसका तनाजुर जो है वो सोचते हुए मुश्किल हो रही है मुझे कि क्या यहाँ पे तालिबान की जंग अटैक करेंगे, दारों के ऊपर करेंगे। इसके बाद ये है कि हमने इस मुल्क में बड़ी मुश्किल से इन तालिबान से जान चढ़ाई है। 60-70 हज़ार लोग मारा गया हुआ है। ये अभी ये PS का बच्चा नहीं भूला हुआ, तो ये उसकी जो हमें डराते हैं। तो इसके बाद मेरा लीबन पीपल्स पार्टी का जो भी रहा है, तालिबान के हवाले से बड़ा स्टांस क्लियर रहा है। तो वहाँ पे जो एलाइज इनके होंगे, ये जो PDM बना रहे हैं, तो उसके अंदर ANP है, उसके अंदर महमूद खान चकजई है, इवन नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो भी बाद में उन्होंने भी वो जो चार्टर साइन किया था, हमने यहाँ नेशनल पॉलिसी बनाई थी जो नाम इनके ख़िलाफ़, सब ने किया हुआ कि इनके ख़िलाफ़। तो ये जो एकदम इन्होंने किया है कि वो बनाएंगे, फिर उससे एक स्टेप आगे जो है उनके भाई चले गए हैं, अताउर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी हम कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर के सामने जो है ना वो करेंगे। पता नहीं ये उनकी सेहत मौलाना की इजाज़त देती है इस तरह की लड़ाई करने की, और इस तरह की धमकियाँ। साथ में ख़तरनाक बात यह कि गुजरांवाले में भी एक जलसा हुआ है
और वहाँ भी इदारों के मतलब जिस किस्म की बातें की गई हैं, नारे किए गए हैं, वो हम दिखाना भी नहीं चाहते, ना दिखा सकते हैं शायद। बहरहाल कानूनी तौर पर भी उसकी इजाज़त नहीं है कि इदारों के ख़िलाफ़, ये आइन के अंदर भी है, जुडिशरी और फ़ौज के मतलब ये बातें नहीं कही जा सकती। तो ये अब खुलेआम करना शुरू हो गए हैं। अब ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है, अपोजिशन है। अपोजिशन में भी ज़्यादा इस तरह का जो हुआ है, तो इससे आगे मैं सोचता हूँ कि ये जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, ये इनके मैंने कहा ना मुतसाद मफादात हैं हर एक का। तो ये अब देखेगा इसको लीड कौन करेगा, कि नवाज शरीफ का तो बहुत ही सख्त वाला हो गया है। पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट बाहर चला रही है, उनके स्टेट्स हैं, क्या वो इसके वो करेंगे? फिर इसको लीड कौन करेगा? नवाज शरीफ साहब करेंगे, मरियम करेंगी, वो बहुत एक्सट्रीम पे जा चुकी हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो आउट हैं। फिलहाल उन्होंने साफ कह दिया है कि ये बयानिया नवाज शरीफ और मरियम का चलेगा, और शहबाज शरीफ इज़ आउट, वो वहाँ पे जेल में रहेंगे, अस्पताल में रहेंगे। अब इस सारे बयानिए के साथ पीपल्स पार्टी का अभी तक हम यहाँ नहीं आई कि हम बिल्कुल उस नहज की, इस लड़ाई के अदारों के साथ हम लड़ना चाहेंगे, और इस हद तक लड़ना चाहेंगे क्योंकि फजलुर रहमान साहब की समझ आती है कि वो क्यों लड़ना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब की भी समझ आती है। पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी को फिर क्योंकि बहरहाल एक सूबे के अंदर वो हुकूमत चला रहे हैं, वहाँ से छोड़ के अगर ये करना पड़ेगा तो वहाँ से छोड़ के करना पड़ेगा। दूसरा ये है लास्टली कि ये पहला कोयटा में, मैंने बताया कि कोयटा में करना एक बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से तो बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है और वाकई बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, मगर उसके क्या असरात क्या होंगे नेक्स्ट। उसके बाद लेट्स से कि वो कहते हैं कि जी हमने कराची में करना है, तो सिंध गवर्नमेंट जो है पहले ये बात आ रही थी कराची में करने की, मगर कराची में बहरहाल क्योंकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की भी वहाँ पे जिम्मेदारी है। क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं कि अपने ही जलसे में अपनी सूबे के अंदर जो है वो करें? तो इस वजह से कोयटे में किया गया है। तो ये काफ़ी सारे सवालात हैं जो कि जिनके मतलब बहरहाल क्लास साहब से पूछें। क्लास साहब, आपको क्या लगता है ये जो ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद भी बना हुआ है, उसके बाद अब जो डिफरेंट स्टांस भी आ रहा है, जिस तरह भी आमिर साहब ने बात की, जो पीपल्स पार्टी उसका स्टांस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मौलाना हो गए, नवाज शरीफ हो गए, मरियम, उनका एक थोड़ा हार्ड स्टांस है, तो क्या अब ये आगे चल सकेगा? आमिर साहब ने बड़े ये मुश्किल सवालात उठा के ना बाल में तरफ फेंक दिए। ये ऐसे ही करते हैं, पिछले 5-6 साल से इनका करतब है ये। एक तो सवालात इनके बड़े अहम हैं। जो मौलाना साहब ने एक्सट्रीम पोजीशन ली है, थ्रेट किया है, मतलब पाकिस्तान थ्रेट हुआ है, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को थ्रेट हुई है, मीडिया को थ्रेट हुई है, एंकर्स को हुई है, एस्टेब्लिशमेंट को, सबको आज उन्होंने बड़ा क्लियरली थ्रेट। इस तरह की थ्रेट जो है इवन उन्होंने कभी नहीं की थी। अगर देखा जाए बंगालियों ने कभी इस तरह का नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान का हशर कर देंगे। गिरफ्तार तो बेचारा शेख मुजीबुर रहमान साहब जो है भुट्टो साहब के दौर में इधर भी रहे ना, 71-2 अमेरिका का जो हशर अफगानिस्तान में हुआ, आपका भी वो करेंगे। फिर रैंक के भी मजाक उड़ाए गए हैं बड़े लाइटर उसमें हंसते हुए, ये रैंक है। और मैं उस वक्त वो था पार्लियामेंटेरियन, जबकि नाम लेके उन्होंने कहा ये जनरल बाजवा कैप्टन थे, तो वो तो बहुत ज्यादा ये बातें। बहरहाल मेरा ख्याल उनको अपना स्टांस रखना चाहिए। इज ऑल द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक राइट, तनकीद करें, बिल्कुल करें, हम पे करें, मीडिया पे करें, इदारों पे करें, लोगों पे करें, लेकिन जब आप पूरे मुल्क को थ्रेट करेंगे 22 करोड़ लोगों से, मेरा ख्याल है दैट्स टू मच जो उन्होंने बयान दिया। आई होप कि वो इसको रिट्रैक्ट करेंगे, इस बयान को वापस लेंगे और माजरत भी करेंगे कि ये बात जो है स्लिप ऑफ टंग या क्लैरिफाई करेंगे कि ये उनका क्या मतलब था, हीट ऑफ इमोशंस में गई है। ये बहुत बड़ा बयान है कि हम पाकिस्तान का वो हशर कर देंगे जो अमेरिकन फौजों का वहाँ पे। शायद पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने प्रॉपर इस बात को समझा नहीं है कि उनका इस बयान से क्या मुराद। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि ये चीज़ें इस तरह हुई क्यों हैं। ये थोड़ा सा ब्लेम एस्टेब्लिशमेंट को भी लेना पड़ेगा। आप बैठ के, मुझे याद है एक सेमिनार हो रहा था जहाँ इस्लामाबाद होटल में, SM जफ़र साहब भी उस वक्त मुझे याद है अच्छी तरीके से, वो भी बैठे हुए थे, मैं न्यूज़ में रिपोर्टर था, मैंने भी वहाँ मुझे इनवाइट किया हुआ था किसी को उसमें गुफ्तगू के लिए। मैंने कहा जनरल मुशर्रफ के उस पर बात हो रही थी, मार्शल लॉ पे पार्लियामेंट आ चुकी थी, तो मैंने ये कहा कि जनरल मुशर्रफ के यहाँ पे आप कह सकते हैं मार्शल लॉ के बाकी जितने नुकसान हुए, एक तो बड़े फ़ायदे हुए, अब सारे चौंक के भी क्या फ़ायदे हुए। मैंने कहा पहले आपकी जो सीक्रेट एजेंसी से ना, इनका एक दबाव रहता था अनसीन। लोगों को सीक्रेट एजेंसी से क्यों एक फेयर रहता है, दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ। अनसीन आपने देखा नहीं होता कि यार ये कैसे लोग होते हैं, पता नहीं इनको बम लगे। सादात
या इनको बम लगे होते हैं, तोपें लगी होती हैं, गैर मामूली लोग होते हैं, इनकी 8-8 फुट कद इनकी कद होती है, पर किस तरह दिखते हैं, एक आपका इसका फेयर रखते होते हैं लोगों पे, आप सामने नहीं आते। मैंने कहा मुशर्रफ साहब के दौर में एक चीज़ हुई है, वो आके बिल्कुल वो सहाफ़ियों से भी मिलते थे, उनके सीक्रेट एजेंसीज के लोग, वो पार्लियामेंटेरियन से मिलते, सबसे वो बिजनेस एज यूजुअल हो गया। डर नहीं रहा, वो डर नहीं रहा कि जो आपके उसमें रहता होता है कि यार पता नहीं ये लोग ये कैसे होते हैं, डर आपने खत्म कर दिया जिसका नुकसान होता है आपको अल्टीमेटली। अब एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पे किया पिछले 2-3 सालों में अगर देखें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जितना अपने आप को आके स्पेस ली है, जितनी डायरेक्ट मुलाकातें शुरू की हैं, जितना आपने उनको डिनर पे, लंच पे, फिर आपको ये पता चलना शुरू हो गया इस्टेब्लिशमेंट को, इनको सियासतदानों को, अगर हमें रिलीफ मिलना है, हमें कोई डील मारनी है, हमें बाहर जाना है, हमें अंदर जाना है, हमने MNA बनना है, हमारे इलेक्शन ख्वाजा से मैं रेफर कर रहा हूँ, हमने MNA बनना है, धांधली नहीं करा सकते तो फ़ोन किसको करना है। आप लोगों ने भी इस पे शाये नहीं किया, आप लोगों को डिस्टेंस रखना चाहिए था। आपने ओनरशिप ली है कि नहीं जनाब के जो डीलिंग वीलिंग जो कुछ होगा हम करेंगे, आपको कुछ रिलीफ चाहिए, किसी को चाहिए आपने हमसे लेना, इमरान खान के पास नहीं जाना, वो बिजनेसमैन थे उनको रिलीफ चाहिए आपने हमारे पास आना है, आप सियासतदान रिलीफ चाहिए आप हमारे पास आने, मीडिया वालों को रिलीफ चाहिए आपने हमारे पास, सरकारी मुलाजिम लगना है, अपॉइंटमेंट क्लियरेंस हम देंगे, इलाके के MP MNA जो है जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं हमारे पास आए, हम क्लियर करेंगे उनके, ये सिलसिला शुरू हो गया। तो जब आपने ये काम करने शुरू किए तो उन पे जो एक थोड़ी सी होती है ना, क्या उसको कहते हैं, झिझक कहते हैं, हुज्जत कहते हैं, हुज्जत तो आपने खत्म कर दी, आपने उनको बुलाना शुरू कर दिया, आपकी मैसेज में आर्मी के मैस में हो या आपकी एजेंसीज के मैस में मुलाकातें शुरू हो गई, सवाल जवाब शुरू हो गए, डिबेट शुरू हो गई, तो फिर वो तो उनके लिए पार्लियामेंट बन गया ना। फिर ये हाइब्रिड थे ना, ये हाइब्रिड क्या हुआ अब जब उनको फिर आप नैब के नोटिस जाएंगे, फिर मरियम को लंदन नहीं जाने दिया जाएगा, फिर नवाज शरीफ साहब को तकरीर सपोजली मैं बात नहीं करनी जाएगी, अब वो इमरान खान को अपना दुश्मन नहीं समझ रहे, जैसा जहन में रखेंगे। नवाज शरीफ साहब ने कोई इमरान खान पर अटैक नहीं किया, मरियम नवाज ने कोई बड़ा डायरेक्ट अटैक नहीं किया, मौलाना फजल रहमान ने कोई डायरेक्ट, अब उन्होंने पॉलिसी बदल ली, उन्होंने कहा हमारा तो इमरान खान से मुकाबले नहीं है, बिकॉज के इनके पीछे कुछ और लोग बैठे हैं। आपने जितनी आपके अंदर आए हैं, जितना आपने उन लोगों को हैंडल किया है, जितना उनको कंसेशन दी है या नहीं दी, अब आप उनको सिक्योर टाइट करना चाहते हैं, उन्हें तो पता है कहां से हो रहा है। सो दे विल हिट यू, दे विल अटैक यू, वो आएंगे क्योंकि उनका अपने जो पॉलिटिकल मफादात हैं, आप उनके पॉलिटिकल मफादात को आपने हल्ट किया है। क्यों? अब वो चाहते हैं कि जनाब हमारी मर्जी की डील, अब आप कहते हैं हम पे बात ना हो, बात तो फिर वो करेंगे, तो आपने उनको मौका दिया। इसको क्विकली जो है ना, इसको पूरे खिते और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के उसमें थोड़ा सा पेश करना चाहूँगा। इस वक्त ये है कि 15-20 साल से हमें बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेसेस हुई हैं, जैसे भी हुई हैं, मेरा ख्याल हालात की वजह से हुई हैं। अफगानिस्तान का मामला सेटल होने जा रहा है और अब्दुल्ला आए हुए हैं। नॉर्दर्न लाइन से हमारे पहले तल्लुकात अच्छे नहीं रहते थे, हम तालिबान की टोकरी में सारे अंडे डाले हुए थे, ये बड़ी अच्छी डल के हम उनके साथ भी बेहतर जा रहे हैं। ये फजल रहमान साहब तो कुछ और कह रहे हैं ना, हमारी वहाँ पे बड़ी अच्छी सक्सेस हो गई है। फिर जो है ईरान के साथ जो है इंडिया की तरफ जो झुकाव था, उनकी चीन के साथ डील के साथ वो एक न्यूट्रलाइज हो गया है। फिर हमारा जो इंडिया से बहुत बड़ा खतरा था, चीन और इंडिया की कशीदगी के बाद से, वो हमारे लिए थोड़ा सा एक रिलीफ आया है, ख़तरा भी है मगर एक रिलीफ आया है कि इंडिया उधर लग गया है, हमारी तरफ से टेंशन हुई है। इस पैराए में ये बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मगर हमें यहाँ मुल्क के अंदर इकनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए है। यहाँ पे जो आगे ये कोयटा के जलसे आ रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। अगर वो नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि हम ऑलरेडी बड़े वल्नरेबल हैं, या महंगाई के इशू चल रहे हैं, ये कह रहे हैं जी आगे गैस की लोड शेडिंग पे लोगों ने जो चीख रहे हैं, जो कि टोटली इनकी नालायकी की वजह से है, सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, डराई जा रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग। और भाई 65% के ऊपर तो आप अपने जो है टर्मिनल खाली कर रहे हैं, आप उसको सोल्यूशन दें। तो ये मिसाइल जब मैं देखता हूँ ना, तो उसमें इस वक्त इन हालात में, जबकि इंटरनेशनली इतनी टेंशन चल रही हो पूरी दुनिया में है, हम अफोर्ड ही नहीं करते हैं कि इस किस्म की है, तो शायद मेरा ख्याल दोनों तरफ से नरमी करनी पड़ेगी, दोबारा पैराडाइम को सोचना पड़ेगा, ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान गंदम की इंपोर्ट पर नाराज हुए हैं, वजह क्या है आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लास साहब, आज वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम काफ़ी नाराज नजर आए गंदम की इंपोर्ट के हवाले से, क्या इंसाइट है? बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट है। फिर हमारी हुकूमत नाराज़ हो जाएगी कि जनाब आप
अंदर की खबरें तो चले आती हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, साफ ज़रा थोड़ी नेगेटिव भी हैं। दो आज बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं। एक यहाँ पे एक या DGFI है जो है, इन्होंने कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है उस पे है या उस पर फूड सिक्योरिटी और रिसर्च कमेटी की, उस पर ब्रीफिंग दी है DGFI वाजिद ज़ियाद साहब ने। वाजिद ज़ियाद साहब ने, आपको याद होगा, दो बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंक्वायरीज़ की थी। एक गंदम स्कैंडल पे की थी और एक उन्होंने यहाँ शुगर स्कैंडल पे की थी, और अल्लाह के फजल से किसी को कोई सज़ा नहीं मिली। इंक्वायरी करा के हुकूमत ने वहाँ पे बल्ले बल्ले ढोल तमाशे करके झुमरे मार के उन्होंने क्रेडिट ले लिया, वाह 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 जी, हमने जनाब ये देखें 2 स्कैंडल आए और हमने लोगों को बेनकाब कर लिया। अपने ही लोग उसमें बेनकाब थे, उनका कोई पता नहीं चला कि वो किधर गए। बल्ले बल्ले भी होगी, तारीफें भी लेगी। आज उन्हें ब्रीफिंग दी, बड़ी अहम उनकी ब्रीफिंग थी उनकी, जो उसमें हमारे इमरान मकराना वो रिपोर्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, वो कवर करके आए थे। उसमें उन्होंने ये बताया है कि सारी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी, आप इसको पढ़ रहे होंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे मिडल मैन जो है, मिलें जो हैं, दीगर जो इदारे हैं, ये किसानों को लूट रहे हैं। इसमें स्पेशली गंदम में जुल्म देखें कि यहाँ पे इमरान खान साहब ने कीमत नहीं बढ़ाई थी, पहले पीपल्स पार्टी ने सिंध में बढ़ाई, इनको कहा गया था कि थोड़ी सी सपोर्ट प्राइस बढ़ा दें, तो शेख रशीद साहब जो है ना, जो माशाल्लाह संभाले नहीं जाते, सबसे ज़्यादा रौला ये डालते हैं, इनको पेनल्टी पड़नी चाहिए वैसे शेख रशीद साहब को, जो पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे 15 लाख टन मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इंपोर्ट हो रही है, शेख रशीद साहब और MQM हमेशा इनके वजीर कैबिनेट में रोला डाल देते कि सपोर्ट प्राइस ना बढ़ाएं क्योंकि शहरों में आटा महंगा हो जाएगा। और खुदा आप लोगों को अक्ल दे, 70% आपकी फूड सिक्योरिटी जो है ये किसान करता है, आपको फिक्र पड़ जाती है 30% शहरों की। फिर सब्सिडाइज कर दिया करें, जो पैसा आपने बहर देना है, बहर के किसानों को, मतलब रशियन फेडरेशन से मंगवा रहे थे ये गंदम, आप वहाँ रूसी किसान को वहाँ पे आके ये उस पर 2000 रुपये पर 40 kg रेट देने को तैयार थे, अपने किसान को 1400 रुपये भी नहीं दिया आपने, वो कीमत नहीं बढ़ा रहे थे। अब क्या हुआ है, इमरान खान साहब की सुने जनाब, ये मुल्क में से अल्लाह के सहारे चल रहा है, या फैज साहब वाली बात कि बस चलता ही रहेगा। इन्होंने पिछले साल 30 जुलाई तक आमिर साहब, ये गंदम जो है यहाँ पे जो हुई, ये सारी की सारी अभी जो है ये इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे और एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे रहे थे। शुगर जो है पिछले साल आपके जून जुलाई तक, ये जुलाई तक बल्कि, ये एक्सपोर्ट हो रही थी और उस पर 3 बिलियन रुपए सब्सिडी दी, जिसका स्कैंडल आया। विद इन 6 मंथ हमने पहले अपनी गंदम और शुगर ये कह के बहर बेच दी कि हमारे पास सरप्लस है, बहुत है, और फिर हमने बिलियन रुपीस दे दिए, ताजरों को दे दिए, मिल ओनर को दे दिए। अब 1 साल बाद हमने कहा शॉर्टेज हो गई है, अब हम दोबारा जो 15 लाख टन जो है हम गंदम मंगवा रहे हैं और साथ में शुगर भी मंगवा रहे हैं। ऐसा मुल्क आपको दुनिया में मिलेगा? ऐसे बाबूज पॉलिसी में नाराज हो जाते हैं, फिर बहुत सारे में बाबू ना कहें। इसके बाद डिबेकल के बाद आपको क्या कहना चाहिए कि आपको नहीं पता था 1 साल पहले कि जनाब कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आपने कितनी करनी है? 1 साल पहले मुल्क से बहर भेजिए, अब पाकिस्तान बहर आ रहा, अब बहर से मंगवा रहे हैं। उस वक्त अरबों रुपए दिए, अब भी अरबों रुपए दे रहे हैं और डॉलर दे रहे हैं। आज कैबिनेट में क्या हुआ, इमरान खान साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा जनाब कि ये बताएं कि अब तक गंदम क्यों नहीं है, सिर्फ 3 लाख टन नहीं है, 15 लाख आनी थी। अब एक और इनके लिए मसला बन गया, अब 15 लाख टन पूरी आती है, अगले महीनों में 2-3 महीनों में आगे गंदम की काश्त शुरू हो जाएगी आपकी, आने वाले 2-3 महीनों में। मार्च अप्रैल, मार्च में आपकी सिंध की क्रॉप आ जाती है, अप्रैल में आपकी पंजाब की क्रॉप आ जाती है, दरमियान में गैप है आपका 3 महीने का है, जब तक जहाज पूरे लैंड करते हैं, शिपमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो दिसंबर तक आप पहुंचेगा। अक्टूबर आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो अक्टूबर नवंबर से 2 महीने हैं, इस महीनों में आपने गंदम मंगवानी है। जब 15 लाख टन आ जाएगी, ऊपर से पंजाब और इसकी सिंध की आ जाएगी, वो क्रॉप आ जाएगी, इसके बाद क्या होगा? ये सरप्लस पड़ी हुई है जो आपने बाहर से मंगवाई है, फिर प्राइसेस इसकी गिरेंगी, नीचे गिरेंगे, किसान आपको तबाह होकर रह जाएगा। अब भी आप उसको 1400 नहीं देंगे, ये तो 1200 और 1000 रुपये पे कोई नहीं लेगा, फिर उनका मिल ओनर्स का फायदा होगा, किसान के अरबों रुपए आप उसमें से लूट लेंगे। ये हुकूमत चल रही है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो इसकी अप्रूवल दे चुका हूँ जुलाई में कि आप 15 लाख टन मंगवा लें। अब क्या हुआ है, ये चढ़ गई थी हफीज शेख साहब के हाथ। इन लोगों को बाबूज का तो कोई कंसर्न नहीं है ना, जहाँ पे उन्होंने जनाब ECC में लेके गए, वहाँ प्राइसेस का मसला हुआ, कमेटी बन गई कि इंपोर्ट की जाए या कितनी इंपोर्ट की जाए। अब उस पर टेंडरिंग पे लड़ाई होगी कमेटी में। 2 महीने से कमेटी के 6 मेंबरान हैं, वो तय नहीं कर पा रहे कि टेंडर हमने कैसे करना है। वो एक कहते ये टेंडर ठीक नहीं है, दूसरा कहते वो टेंडर ठीक नहीं है। उसके बाद जनाब आज कैबिनेट को बताया गया है कि हजूर 3-4 महीने गुजर गए हैं, अभी तक ये कमेटी फैसला नहीं कर सकी कि यहाँ पे हमने टेंडर जो है उनमें से किसी एक को एक्सेप्ट करना है, 3 टेंडर रहे थे, या हमने इसको नया टेंडर करना है। ये हुकूमत, उस पर इमरान खान साहब नाराज हुए, हफीज शेख साहब से भी और फ़खर इमाम वगैरह सभी पूछा कि एक्सीलेंसी ये खुदा का खौफ करें, ये अगर आप इतने महीनों में गंदम की इंपोर्ट नहीं कर सके, मंगवा नहीं सके, और सर पे नया सीजन आ गया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये था
कि जिन लोगों ने पिछले साल जो हमें ये बता रहे गंदम और चीनी है बहर भेज रहे थे, इस साल वो मंगवा रहे हैं, ये हुकूमतें सर ये पाकिस्तान में हो सकती है? सर ये रिकरिंग क्राइसिस है, हर साल ये स्टोरियां कर करके आपके और मेरे बाल सफेद हो गए हैं। हर साल यही होता है, गंदम पे भी यही होता है, चीनी पे भी यही होता है कि महंगी जो है, जब फिर पहले कहते हैं एक्सेस है तो बाहर भेज देते हैं, महंगी मंगवा लेते हैं। अवाम के लिए बाहर सस्ती नहीं हो रही, डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल नहीं हो रही है, इस पे करेंगे। साथ में कुकिंग ऑयल का बहुत बड़ा गैर मेयारी का क्राइसिस है, वो भी बताएंगे। एक ये न्यूज़ भी है कि पेट्रोल और डीजल शायद सस्ता होने जा रहा है अक्टूबर से, ये एक अच्छी न्यूज़ भी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।